गाइस वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड के करंट अफेयर्स जो कि हमारी नवंबर मंथ की है। तो हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें 3 टॉपिक काफ़ी अच्छी है। इंडिया यूरेशिया के बीच में जो रिलेशन है उसे हम लोग देखेंगे। देन अगेन ये एक टॉपिक आई है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़, तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। और इंडिया रशिया की जो मिलिट्री कॉपरेशन है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार की, तो इसे ध्यान से हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें बहुत अच्छी कंटेंट भी है। प्रीवियस भी जो हमारी डील हुई है डिफेंस डील, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और कुछ छोटी छोटी न्यूज़ है जिसे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो ये एग्ज़ाम में ऐसे ही कुछ करता है। चलिए आते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक पे। स्टार्ट करने से आर्टिकल है यहाँ पे इंडिया और यूरेशिया। स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये समझिए कि यूरेशिया वर्ल्ड मैप में कहाँ है, और सारी कॉन्टिनेंट को यहाँ पे सही तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ये रही हमारी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे है यूरेशिया। यूरेशिया सबसे बड़ी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, जिसमें कि मोर देन 90 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ये यूरोप है, ये आपका सेंट्रल एशिया है, ये एशिया है। तो इन सबको मिला के यूरेशिया, इट मीन्स कि यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, और हाँ नीचे आप लोग देख सकते हो ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके नीचे जेलैंडिया है जो कि न्यू कॉन्टिनेंट यहाँ पे फाइंड आउट किया गया। दिस इज़ अंटार्कटिक। ओके, ओशन भी आप लोग देख सकते हो। तो ये आपका जो है एक रॉ मैप है। अब हम लोग समझते हैं कि न्यूज़ में क्या है ये। तो जो चेंजिंग डायनेमिक्स देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और जिस तरीके से यूरेशिया की जो नेसेसिटी है वो यहाँ पे जिस तरीके से बढ़ते जा रही है, तो इंडिया को अब ज़रूरत है कि एक न्यू इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर आए यूरेशिया को लेकर, एज़ पर द फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स। अगर हम लोग पर्टिकुलरली यूरेशिया की बात करें, तो यूरेशिया में आप देखो कि ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल एरिया है। इसमें 93 कंट्रीज़ है, यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया की। और यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, तो 5 बिलियन पीपल से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे इस एरिया में आपके देखने को मिलेंगे। देयर इज़ हाउएवर नो शेयर्ड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कि क्या इस रीजन को कॉन्स्टिट्यूट करता है, ऐसा अभी तक कोई इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है नहीं। बट अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंस है यूरेशिया का, कि किस तरीके से ये ग्रो हो रही है। मीन्स इसकी महत्व जो है यूरेशिया कॉन्टिनेंट की, वो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो आप देखो यूरेशिया में ही आपको चाइना देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से ड्रामेटिक राइज हो रहा है चाइना का, और जिस तरीके से स्ट्रैटेजिक यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, तो चाइना आप देखते हो कि जो इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इससे तो काफ़ी यहाँ पे पूरे अर्थ को, पूरे कॉन्टिनेंट को इन्होंने कवर करके रखा है। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे कुछ और भी प्रोजेक्ट है, जैसे कि RCEP है, सिनो यूरोपियन यूनियन जो ट्रेड डील है। इससे क्या है कि बीजिंग्स की पावर जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो ये एक बात है यहाँ पे। साथ ही जियो स्ट्रैटेजिक जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो रही है। जिस तरीके से आप देखो कि चाइना और US के बीच में जो एनिमोसिटी, यानी कि जिस तरीके से टकराव जो है यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, उससे चाइना और रशिया जो है ना वो अपने रिलेशनशिप को बेटर कर रहे हैं। तो आज के डेट में चाइना से US दूर जा रहा है, लेकिन चाइना के पास कौन जा रहा है, रशिया। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोइंग कॉपरेशंस देखने को मिल रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। यूरेशियन जो इकोनॉमिक यूनियन है, इसमें टाई अप देखने को मिल रहा है, कॉपरेशन देखने को मिल रहा है आर्कटिक रीजन में, एनर्जी में, ट्रेड में, और वो भी मिलिट्री डोमेन में। और अगर हम लोग बात करें यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है, ये कस्टम यूनियन है, जिसमें कि टैरिफ इम्पोज किया जाता है, वो भी इम्पोर्ट्स का, और किससे, तो नॉन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन मेंबर से। तो ये भी एक आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन है, उसी तरीके से यूरेशियन का भी अपना इकोनॉमिक यूनियन है। तो ये एक यूनियन होते, मान लीजिए कि इसके जितने भी मेंबर कंट्री है, तो ऑब्वियस है कि यूरेशियन कॉन्टिनेंट से ही इसके मेंबर कंट्री होंगे। तो इसके बाहर के, जैसे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से या फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से अगर कोई यहाँ पे इंपोर्ट करते सामान का, तो उसके ऊपर टैरिफ इम्पोज किया जाता है इस यूनियन कस्टम के द्वारा। ठीक है, कस्टम यूनियन के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखनी है कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन किसे कहते हैं। थर्ड है यहाँ पे कि रीजनल जियो स्ट्रैटेजिक अलाइंसेज हो रही है आज की डेट में। जैसे चाइना और रशिया जो है, अपनी जो फ्रेंडशिप है वो बढ़ते जा रही है, और ये एक खतरनाक साबित हो रहा है किसके लिए, US के लिए। तो ये तीनों जो है, ऊपर से आप देखो कि ईरान का भी यहाँ पे रोल निकल कर आ गया कि ईरान को जिस तरीके से सैंक्शन लगाया गया था US के द्वारा, तो अभी देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पे चाइना और रशिया है, वो ईरान को फेवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि चाइना रशिया जो है, इनकी फ्रेंडशिप जो है ईरान के साथ बढ़ते जा रही है, और दूसरी तरफ आप देखो कि US है जो कि यहाँ पे सैंक्शन लगा रहा है। तो ये 3 देश जो हैं, ये रिसेंटली इनकी जो टाइज़ है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में आप देखोगे कि काफ़ी डिपेंड हो चुकी है।
वो भी गल्फ ऑफ ओमन में और ईरान में, जो कि एक अच्छा खासा कंपोनेंट है चाइनीज़ का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। इसी के साथ आप देखो कि चाइना, ईरान, रशिया, टर्की, पाकिस्तान है, इसका भी एक पेंटागोनल है। पेंटागोनल कहने का मतलब है कि जहाँ पे 5 देश या फिर 5 ऑब्जेक्टिव्स एक बार आकर जुटते हैं, तो ठीक है। और इनका भी एक अपना शेप है जो कि हमारे यूरेशिया और वेस्ट एशिया का जो जियोपॉलिटिक्स है इसको काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। यूरेशिया एक मोस्ट डायनेमिक रीजन माना जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड जस्ट यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, क्योंकि एनुअल पर कैपिटा इनकम अगर हम लोग ग्रोथ रेट देखें तो ये 4 to 5% तक है। रीजन जो कि डेवलप्ड हुआ है एज ए काउंटर मेजर है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। इंडो पैसिफिक रीजन हम लोग किसको कहते हैं? अब आप लोग यहाँ पे मैप में देखो, ये हो गई इंडियन ओशन वाली रीजन, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत, ये इंडियन ओशन, यहाँ पे आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, फिर इस साइड आपका पैसिफिक ओशन है, ठीक है। इंडो पैसिफिक कहने का मतलब है कि ये वाली एरिया, इस एरिया को कहा जाता है इंडो पैसिफिक, जिसमें कि आप देखोगे कि यहाँ पे चाइना की 9 डैश लाइन है, जो कि चाइना के द्वारा ये क्लेम किया जाता है कि ये पोर्शन उसका है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक सेकंड देख लीजिए कि काउंटर मेज़र है। अगर हम लोग यहाँ पे इस रीजन की बात करते हैं, यूरेशिया की बात करते हैं, तो जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है इसमें एक काउंटर मेजर्स देखने को मिलेगा। जो मिडिल पावर है जैसे कि जापान हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, यूएसए के साथ मिलकर खुद को ये कन्फाइन करते हैं कि इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, तो चाइना और रशिया जो है ना, ये काउंटर मेजर्स है जो कि एक डेवलपिंग यूरेशिया के लिए, क्योंकि यूरेशिया आप देख सकते हो कि एक पावर ब्लॉक जैसा ये डेवलप हो रहा है, तो इसको काउंटर कौन करेगा? चाइना और रशिया। अब देखते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, इंडिया के लिए क्या ज़रूरी है कि हम लोग यूरेशिया की तरफ अपनी जो अप्रोच है उसको और ज़्यादा बेटर करें। तो सबसे पहली हमारी जो नीड होती है वो एनर्जी सिक्योरिटी है। यूरेशियन स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म पार्टनर आपको देखने को मिलेगा कि हमारे भारत के साथ है इन एनर्जी में, जैसे कि ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, और नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें जैसे यूरेनियम है और आयरन ओर है। तो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन अगर इन सारे कंट्रीज़ के साथ देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमारे देश की जो इंटरेस्ट है ना वो सेफ गार्ड रहेगी। वही इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो स्ट्रैटेजिक पेनिनसुला लोकेशन है यूरेशिया का, जिसमें बहुत सारे सब रीजन जो एशिया और वेस्ट एशिया का है वो कनेक्ट हो रहे हैं, तो इससे जो है इंडिया की जो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक हब बनने का वो कहीं ना कहीं यहाँ से फुलफिल हो पाएगा। साथ ही हमारे यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स लाए जा रहे हैं, जिससे कि हमारे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बूस्ट हो सके, जस्ट लाइक मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। इसी के साथ आप देखो कि टूरिस्ट में पोटेंशियल भी है। इंडिया एक इमर्जिंग टूरिस्ट नेशन है और यूरेशिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है टूरिस्ट के लिए। साथ ही मेडिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी है। इंडिया जो आज के डेट में काम कर रहे हैं वो सेंट्रल एशिया के ई नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप देखो इसके थ्रू जो है वो डिलीवर हो रहे हैं, चाहे वो टेली एजुकेशन हो, टेली मेडिसिन हो, इसको कनेक्ट करने के लिए, साथ ही सारे जो सेंट्रल एशियन स्टेट है उसको लिंक करने के लिए। सो ये हम लोग जो देखें वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट की तरफ से देखें। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ से देखें तो फर्स्ट है कि यूरेशियन रीजन जो है ये काफ़ी इंटरेस्टेड है कि वो अपनी डिपेंडेंसी जो है वो चाइना और रशिया के ऊपर बढ़ाए। तो आप लोग देखते हो काफ़ी हद तक यहाँ पे जितने भी देश हैं वो चाइना और रशिया के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इवन हम लोग भी अपने आज तक देखोगे तो काफ़ी डिपेंडेंट है। साथ ही साथ स्टेबिलिटी अगर देखें तो सेंट्रल एशिया में है। सेंट्रल एशिया जिसमें कि आप देखो कि ये एक सेंटर है न्यू एशिया का, न्यू यूरेशिया का, तो ये इंडिया की जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है इसी का ये पार्ट है, क्योंकि हम लोग नेबरहुड कहते हैं, जो कि हमारा पड़ोसी देश कौन है? तो चाइना है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है। उसके ऊपर आप लोग जाओगे तो आपको कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि एक्सटेंडेड नेबरहुड है हमारे, और एक ग्रेट जियोपॉलिटिकल वैल्यूज़ है इंडिया के लिए। तो ये भी एक आप देख सकते हो कि अगर सेंट्रल एशिया में स्टेबिलिटी है तो इससे हमारे देश में जो है काफ़ी अच्छा खासा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। साथ ही कॉम्प्लीमेंटिंग इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी भी है। अगर इंडो पैसिफिक जो है ये इंडिया की जो दिल्ली की न्यू मैरीटाइम जियोपॉलिटिक्स है ये इसी के बारे में बात करती है। तो यूरेशिया में भी आप देखो कि इंडिया की जो कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजी है उसकी रीओरिएंटेशन के बारे में बात किया जाता है, जिसको कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इसको एड्रेस करना। साथ ही अगर देखें तो कल्चर रीजन भी यहाँ पे स्ट्रेंथ हो रही है। इंडिया का जो एंशिएंट सिविलाइजेशन लिंक है वो भी यूरेशिया के साथ, और कोलैबोरेशन है संघ का, श्रेणी का, वो भी बुद्धिस्ट एरिया में, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जो सिबेरिया के लोग हैं ना, इनका अपना डिस्टिंक्टिव हिस्टोरिको कल्चर सिमिलैरिटीज़ है, वो भी इंडियन हिमालय के साथ, क्योंकि कुछ कॉमन इनका ट्रेडिशन है, बुद्धिस्ट कल्चर है। फाइन, सो दीज आर द थिंग्स जिसको आपको ध्यान रखना है। अब इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड कहा जा रहा है कि हमें किस बातों पर ध्यान रखनी है। तो हमें यूरोपियन यूनियन और जो नाटो मेंबर हैं इनके साथ इंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए। इंडिया का जो यूरेशियन पॉलिसी है ना, इसमें ग्रेटर इंगेजमेंट होनी चाहिए दोनों के साथ।
एक तो बहुत बड़ी यहाँ पे ग्रुप है यूरोपियन यूनियन, जिसमें कि आपको 27 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे। इनका अपना खुद का एक कॉमन करेंसी होता है जिसको यूरो कहते हैं। तो आउट ऑफ 27 कंट्रीज़ 19 कंट्रीज़ फॉलो करती है इस यूरो करेंसी को, तो इसे हम लोग को फॉलो करना चाहिए। साथ ही नाटो एक ग्रुप है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक के जितने देश है वो यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है। साथ ही हमें जो इंडिया रशिया डायलॉग है इसको भी इंटेंसीफाई करना चाहिए। आपको पता है कि रशिया हमारा बहुत पुराना मित्र है, तो हमारी एक संधि भी हुई है, ठीक है, फ्रेंडशिप की ट्रीटी भी हुई है, तो इसके हिसाब से हम लोग जो है एक दूसरे का साथ हमेशा देते हैं। तो इसलिए ये भी बात है कि आज के डेट में रशिया की फ्रेंडशिप चाइना से ज़्यादा होते जा रही है, हमसे कम हो रही है, तो इस बातों को भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। साथ ही जियो इकोनॉमिक कॉपरेशन होनी चाहिए कि इंडिया को यहाँ पे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ को परस्यू कर सकते, जिससे कि हम लोग इंडो पैसिफिक वाले जो नैरेटिव्स है ना इसमें इंगेज हो सके। साथ ही कोलैबोरेशन करना चाहिए ईरान और अरब पेनिनसुला के साथ। तो ईरान का जो लोकेशन है ना ये काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि आप ईरान का देखते हो जहाँ पे हम लोग चाबार पोर्ट यहाँ पे बनाए हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोग पाकिस्तान को बाईपास कर सके और चाबार पोर्ट की तरफ से हम लोग जो है अफ़गानिस्तान तक पहुँच सके। तो इसलिए ईरान का जो लोकेशन है मैप में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहाँ पे हम लोग को कोलैबोरेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, प्रायोरिटीज़ को हम लोग को बैलेंस करना होगा। अब भारत को ज़रूरत है कि जो यूरेशियन पॉलिसी के साथ कनेक्ट करना है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, तो ये सारे जितने भी अंग हैं, जितने भी भाग हैं, उनके बीच में हमें एक अच्छा बैलेंस बनाकर चलना होगा। ओके, अब यहाँ पे समझने का कोशिश करते सॉरी कि क्या क्या चैलेंजेस है अगर इंडिया अपनी फुटप्रिंट यूरेशियन कंट्रीज़ में बढ़ाना चाहे, तो क्या क्या किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले है ज्योग्राफिकल लिमिटेशन। इंडिया में आप देखो कि डायरेक्ट यहाँ पे लिंक नहीं है। हम लोग अगर अफ़गानिस्तान भी जाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे ईरान में चाबार पोर्ट क्रिएट करें उसके बाद ही जा सकते हैं। चाइना की डोमिनेंस है इस रीजन में। अगर आप लोग देखो बीजिंग्स की जो मस्कुलर अप्रोच है लॉन्ग और डिस्प्यूटेड बॉर्डर को लेकर, जो कि भूटान और इंडिया का है, तो इसमें एक सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो सिक्योरिटी प्रेजेंस जो ताजिकिस्तान में एक एक्टिव सर्च है, वो भी लार्जर रोल के लिए जो कि अफ़गानिस्तान में है। तो ये चाइना की जो एसेसिटिवनेस है इसको आप देखो कि इसकी एक अच्छी खासी एग्जाम्पल है, क्योंकि चाइना का डोमिनेंस काफ़ी बढ़ते जा रहा है और चाइना को डोमिनेंस को यहाँ पे टैकल करने के लिए हमारी क्वाड ग्रुप बनी है। तो ये भी याद रखना। अब आपको बतानी है कि क्वाड ग्रुप में कितने मेंबर है और पहली बार इसकी मीटिंग कब हुई थी। पाकिस्तान का रिलक्टेंस है। पाकिस्तान आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है और साथ ही साथ जो है पाकिस्तान के द्वारा ये डिक्लाइन भी कर दिया गया कि वो दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग को साइन भी करेंगे अफ़गानिस्तान के ऊपर, क्योंकि अगर हम लोग जो डर रहे हैं वो डर रहे अफ़गानिस्तान में टेररिज्म का पनपना, और टेररिज्म को पनाह देने के लिए पाकिस्तान अकेले ही काफ़ी है। तो ये भी बात देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जोग्राफिकल लिमिटेशन है, चाइना की डोमिनेंस है, पाकिस्तान रिलक्टेंस है, तो इन तीनों के बावजूद जो है ये काफ़ी कहीं ना कहीं चैलेंज होगा कि हम लोग अपनी फुटप्रिंट को यूरेशिया में बढ़ाएं। इसके बाद आप देखो मेजर इनिशिएटिव कहा जा रहा है कि इंडिया के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव ली गई है। सबसे पहले हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो कि एक स्मूथ एक्सेस है सेंट्रल एशिया का और पाकिस्तान के बियॉन्ड भी। ईरान, इंडिया, उज्बेकिस्तान है जो कि एक जॉइंट यूज़ कर रहे चाबार पोर्ट का ट्रेड वगैरह और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी। मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट है जिसको साइन किया गया था, और एक मेरीटाइम रूट है जो कि चेन्नई और व्लादिवोस्तोक जो रशिया का सबसे फार ईस्टर्न कंट्रीज़ है उसमें आपका काउंट किया जा रहा है। साथ ही इंडिया और यूरोपियन यूनियन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, एक कॉमन रोड मैप है जिससे कि जो जॉइंट एक्शन है उसको हम लोग गाइड कर पा रहे हैं, फर्दर स्ट्रेंथन कर पा रहे हैं, मजबूत हो रही है हमारी और यूरोपियन यूनियन की जो पार्टनरशिप है, तो इसको भी ध्यान में रखनी है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। काफ़ी अच्छी है इंडिया और यूरेशिया का। तो यूरेशिया की लोकेशन देखें, इसमें कितने देश आते हैं और क्या क्या यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत है और क्या है जिसके कारण यूरेशिया का नाम हो रहा है आज की डेट में, और चैलेंजेस क्या है और सरकार के द्वारा क्या क्या स्टेप्स ली गई है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। रिसेंटली स्टैंडिंग कमेटी जो एक्सटर्नल अफेयर्स में उनके द्वारा ये रिपोर्ट आपको सबमिट किया गया। तो जैसे कि हर साल मैं इस रिपोर्ट को ज़रूर डिस्कस करती हूँ बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की बात करूँ, जैसे कि नाम में ही आपको पता है बायलैटरल, इट मीन्स कि दो कंट्री है, दो कंट्री के बीच में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उससे रिलेटेड ट्रीटी है। तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वो भी नेशनल या फिर कोई कंपनी अगर एक स्टेट की है वो दूसरे स्टेट में अगर इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो कर सकते हैं। फॉरेन प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट करना हो, प्रोटेक्ट करना हो, तो ये भी काम कर सकते हैं। वहीं अगर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम गारंटी होती है दो कंट्री के बीच में, जैसे कि नेशनल ट्रीटमेंट है तो ट्रीट करनी है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट है जिसमें कि आपको इंटरनेशनल लॉ के साथ देखने को मिलेगा,
प्रोटेक्शन है एक्सप्रोप्रिएशन का, साथ ही प्रोटेक्शन है इन्वेस्टर्स राइट का, और साथ ही आप देखो कि यहाँ पे 2500 से ज़्यादा जो है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एक्टिव है आज की डेट में पूरी दुनिया में। और इसी को देखते हुए जो UNCTAD है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये एक डेटाबेस भी यहाँ पे मेंटेन करते सारे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ के लिए। तो ये भी एक बात हो गई। दीज आर द बेसिक फैक्ट्स एंड ये बेसिक फैक्ट्स है। ओके, अब इंडिया का एक्सपीरियंस देखते कि कैसा रहा। तो हम लोग पहली जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी उसको हम लोग यूके के साथ साइन किए हैं 1994 में, ठीक है। इसी के बाद अगर हम लोग देखें तो फिर इसमें जो है हम लोग मेजर ड्राइवर लाए, जैसे कि FDI इनफ्लोज है तो वो हमारे देश में आने लगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसी के साथ 2011 में आप देखो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल जो है वो इंडिया को ऑर्डर किया कि 4.10 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो पे करना है वाइट इंडस्ट्री को। तो ऐसे होते चला गया। फिर उसके बाद इंडिया के द्वारा मल्टीपल नोटिस रिसीव करना स्टार्ट हुआ, वो भी BITs के तहत, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ के तहत। और फिर उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे अवार्ड वगैरह है, नोटिस वगैरह है, तो इससे काफ़ी शौक लगा, तब जाकर इंडिया के द्वारा रिवाइज़ किया गया। और आज की डेट में देखो इंडिया में जो है न्यू बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हुआ है सिर्फ 4 देशों के साथ, और जो पुरानी थी यहाँ पे 77 देशों के साथ, उसको यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया गया। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज गुड। ओके, अब देखते हैं इस मॉडल जो नया है 2015 का, इसमें क्या क्या इशू है। सबसे पहली है नैरो डेफिनेशन है। इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही छोटा डेफिनेशन है। इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब है कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है और आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपके पैसे डबल हो, तो आप बेटर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आज जो रुपये की वैल्यू है वो आगे चलकर इसकी रुपये की वैल्यू एज़ कंपैरिजन टू डॉलर ये इंक्रीज़ होगी ही। तो इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का खुद बहुत ही अच्छी यहाँ पे बात होती है। सेकेंड है कि एग्जॉशन होना, डोमेस्टिक जो रेमेडी है, हमारे घरेलू उपाय जो है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। जैसे मॉडल BIT मैंडेट्स करता है कि जैसे कि यहाँ पे अगर आप मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का देखोगे तो इसमें मैंडेट किया गया कि जो एग्जॉशन है डोमेस्टिक जो रेमेडी का, वो प्रायर है कि अगर जिस तरीके से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग होती है, जैसे डिस्प्यूट होता है, बायलैटरल ट्रीटीज़ कहने का मतलब है कि 2 देश के बीच में कोई ट्रीटी हो रही है, ठीक है। अगर उसमें बातें नहीं बन रही है, कहीं भी डिस्प्यूट अकर हो रही है, तो फिर आपको पता है बहुत सारे ज़रिया होते हैं, मेडिएशन होती है, कंसिलिएशन होता है, तो ये सारे सहारे का यहाँ पे मदद लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखो कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स है, इसके लिए यहाँ पे इनिशिएट करना होता है। अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अकॉर्डिंग देखें, 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो इंडिया की रैंक कितनी है, 190 कंट्रीज के हिसाब से यहाँ पे 163 है, और वो भी किस में, तो ईज़ ऑफ इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट में। और यहाँ पे 1445 डेज़ है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए ये रखा गया है। वाइड डिस्क्रिशनरी पावर अगर हम लोग देखें तो होस्ट स्टेट के लिए है। तो होस्ट स्टेट की बात करें तो ये यूनिलैटरली है, जिसमें कि कोई भी डिस्प्यूट अगर हो रहा है ना तो उसको एक्सक्लूड किया जाता है, वो भी ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन से। तो यहाँ पे डिस्क्रिशन पावर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो होस्ट स्टेट है ना, जो कंडक्ट करते हैं चीज़ों को, उनके पास कुछ मनमानी पावर है, एक्स्ट्रा पावर यहाँ पे दी गई है। तो ये सारे इशू है। इट मीन्स कि एक तो आप इन्वेस्टमेंट को डिफाइन नहीं कर रहे हो, और ये पूरी कानून जो है वो बात करिए इन्वेस्टमेंट के बारे में। सेकेंड है कि जो डोमेस्टिक रेमेडी है, अपने देश में जो एक रेमेडी होता है, उपचार होता है, वो भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। साथ ही इतना अच्छा खासा आप पावर दे दिए हो, डिस्क्रिशनरी पावर दे दिए हो होस्ट स्टेट को, तो ये भी एक बैलेंस नहीं कर पा रहा है। कमेटी की रिकमेंडेशन देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा कि हमें न्यू जो ट्रीटीज़ है उसको साइन करना चाहिए, साथ ही जो ट्रीटी है उसको ड्राफ्ट भी करना चाहिए, और जो मॉडल है अभी 2015 की, इसे तो रिवाइज़ करनी चाहिए, और टाइमली सेटलमेंट करनी चाहिए जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है, और जो लोकल एक्सपर्टीज़ है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशंस में, और जो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है इसको यहाँ पे प्रमोट करने की ज़रूरत है। साथ ही जो डोमेस्टिक जुडिशियल सिस्टम है ना, इसको भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। फाइन। और यहाँ पे एक आपको कानून देखने को मिलेगा, कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 है, इसी के थ्रू आप देखो कि फ्यू स्टेप्स यहाँ पे लिया गया है, और जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है 1996 का, इसको अमेंडमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि यहाँ पे कहा गया है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि इंडिया जिस तरीके से इमर्ज हो रहे हैं एज ए कैपिटल एक्सपोर्टिंग नेशन, मेक इन इंडिया पॉलिसी है, इसका गोल है कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है 2025 तक। तो जो ग्लोबल कंपनीज़ है ना, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को चाइना से मूव करें, और एक अपॉर्चुनिटी टाइम है कि हमें रिव्यू करना चाहिए हमारा जो यहाँ पे मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसको रिवाइज़ करें आज की डेट से, जिस तरीके का आज की डेट में सिनेरियो है, और आगे आने वाले दिनों में जो सिनेरियो होने वाला है उससे अगर हम लोग को चेंज लाना है तो ऐसा कुछ करना होगा। ओके,
अब आते हैं नेक्स्ट, इंडिया रशिया मिलिट्री कॉपरेशन। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ध्यान से इसे देखिएगा। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आप देखो कि 21st इंडिया रशिया सबमिट हुई है। दोनों नेशंस के द्वारा 10 साल का जो डिफेंस कॉपरेशन पैक्ट है उसको साइन किया गया, और किसको देखते हुए, तो S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको देखते हुए। अब कुछ यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं इंडिया रशिया डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन को लेकर। इंडिया रशिया अगर रिलेशनशिप की बात करें तो ये कुछ प्रिंसिपल पर चल रहे हैं, जैसे कि म्यूचुअल ट्रस्ट हो गया, एक दूसरे की जो कोर नेशनल इंटरेस्ट है उसको रिस्पेक्ट करना है, सिमिलरिटी ऑफ पोजीशन है बहुत सारे इंटरनेशनल और रीजनल इश्यूज़ में। दोनों नेशंस आप देखो लॉन्ग स्टैंडिंग हैं, टाइम टेस्टेड पार्टनर्स हैं। 1971 में क्या हुआ कि दोनों देशों के द्वारा यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन को साइन किया गया। तो याद रखना ये 1971 में था, और फिर हम लोग स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बने हैं 2000 में। 2021 की अगर हम लोग सबमिट देखें तो यहाँ पे फर्स्ट 2+2 डायलॉग है, जिसमें कि 2+2 कहने का मतलब है कि दो देशों के बीच में यहाँ पे डायलॉग होता है, और इसमें दो, इट मीन्स कि वन कंट्री के यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर प्लस फॉरेन मिनिस्टर होंगे, और जो अपोजिट कंट्री होंगे उनके यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर प्लस फॉरेन मिनिस्टर होंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो है जिस तरीके से ग्लोबल और रीजनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी डेवलपमेंट करना है उसके लिए जो व्यूज़ है उसको एक्सचेंज करते हैं। तो ये जो है हमारा, आप लोग देखो कि 2021 में पहली बार 2+2 डायलॉग हमारा रशिया के साथ हुआ। इससे पहले आप लोग बताओ कि किस किस कंट्रीज़ के साथ हमारी 2+2 डायलॉग हो चुकी है। ठीक है, अब मेजर एग्रीमेंट देख लेते हैं कि इस बार जो सबमिट हुई है इससे क्या क्या बातें यहाँ पे निकल कर आई है। सबसे पहले जॉइंट प्रोडक्शन करनी है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि 6 लाख से भी ज़्यादा AK-203 असॉल्ट राइफल्स का जो है जॉइंट प्रोडक्शन करना है। इससे क्या होगा कि हम लोग सेल्फ रिलायंस हो पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में। ऐसे भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन डिफेंस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग ज़्यादा जो है यहाँ पे सेल्फ रिलायंस हो पाएंगे। साथ ही ग्रेटर इकोनॉमिक जो कॉपरेशन है उसको प्रमोट करेंगे, और जो टारगेट है वो यहाँ पे बायलैटरल ट्रीटी यानी कि $30 बिलियन तक का इंक्रीज़ कर पाएंगे। साथ ही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट जो है वो $50 बिलियन तक का होगा, और ये कब तक होगा, 2025 तक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो बैंक ऑफ रशिया है वो भी यहाँ पे जॉइंटली काम करेंगे साइबर अटैक्स के अगेंस्ट में, और जॉइंटली फाइट करेंगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में, जैसे कि ISIS का, अलकायदा है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट में मिलकर दोनों कंट्रीज़ जो है वो यहाँ पे काम करेंगे। तो ये सारे एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुई है। बट इसके अलावा आप देखो कि डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन हमारा कहाँ कहाँ है। मिलिट्री और मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे स्पेशल और जो प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसकी आज की भी डेट में आप देखो कि यही एक पिलर है इंडिया और रशिया के बीच में। इंडिया के द्वारा मिग जो 21 है वो रशिया से परचेज़ किया गया था, कब, तो 1962 में, और एक अच्छा खासा हमारा रिलेशनशिप जो है वो यहाँ से आपका डेवलप हुआ। 2009 में क्या हुआ कि बायलैटरल इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री एंड टेक्निकल कॉपरेशन साइन किया गया था। 2011 से लेकर 20 तक का ये 10 साल का रहा। आज के डेट में आप देखो जॉइंट रिसर्च है, डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन है, जो एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पे हम लोग जो है एक साथ डेवलपमेंट कर रहे हैं। जॉइंट वेंचर है हमारा, जिससे कि हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। तो ब्रह्मोस आपको बताना है कि किन, तो ये तो इंडिया रशिया के बीच में, बट कौन कौन सी रिवर है जिसको मिलाकर यहाँ पे ब्रह्मोस नाम रखा गया है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहो या फिर कमेंट भी करते रहो पढ़ते पढ़ते, तो इससे क्या होगा कि आप लोग की रिवीजन होती जाएगी। ओके, तो यहाँ पे अगर जॉइंट वेंचर देखें तो ये भी है कि AK सीरीज़ की जो असॉल्ट राइफल्स है उसको भी यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चर करना है, और हमारे यहाँ जो प्रोग्राम है मेक इन इंडिया प्रोग्राम, इसी के तहत करना है। शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट भी आप देख सकते हो, जिसमें यह है कि का 226T हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर करनी है। तो ये बातें रखिए। और आप लोगों को पता है कि स्टार्टिंग में जब हम लोग रशिया से परचेज़ कर रहे थे S-400 यहाँ पे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, तो हमें चाइना के द्वारा, US के द्वारा थ्रेट भी दिया गया था कि सैंक्शन लगा दिया जाएगा। बट फिर भी हम लोग जो प्रॉमिस कर लिए वो कर लिए, और हमारी जो रशिया की रिलेशन है वो बहुत पुरानी है। तो थोड़ा बहुत इस पर हम लोग देख लेते हैं कि S-400 ट्रम्प जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है और काटसा है, ये कानून के बारे में भी समझेंगे। तो S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये सबसे एडवांस मोबाइल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इट मीन्स कि पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हो कि सबसे एडवांस तरीके का ये सिस्टम है, जो कि हवा में ही ये आपके जो है अटैक कर सकता है। इसमें 4 डिफरेंट मिसाइल होगा, और इसमें आप देखो एनिमी एयरक्राफ्ट है, बैलिस्टिक मिसाइल है, एयरबॉर्न वार्निंग है और कंट्रोल सिस्टम है। तो ये सारे हैं जो कि आप देखो कि इस S-400 में आपका लोड किया जाएगा। काटसा एक्ट की बात करें, जिसे हम लोग काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट कहते हैं, ये USA में 2017 में लाया गया था, क्योंकि आप देखो कि इसका इस्तेमाल करके जो है 3 नेशन में सैंक्शन लगाया गया था। एक तो है रशिया, दूसरा है ईरान और तीसरा है नॉर्थ कोरिया। इस सेक्शन के अलावा आप देखो
कि इस कानून में कुछ सैंक्शन भी लगाया जाता है उन कंट्रीज़ में जो कि इन सारे नेशंस के साथ डील करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ खरीद रहे हैं, जैसे कि यूएस के द्वारा ऑलरेडी सैंक्शन लगाया गया है रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया में, और उन पे भी लगाया जा सकता है इस कानून के अंदर में, अगर इन 3 देश से कोई और दूसरे देश जो है वो डील कर रहे हैं। तो ये हो गया रशिया हो गया, ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। तो हम लोग रशिया से खरीद रहे हैं तो इट मीन्स कि इनडायरेक्टली यूएस यही कहना चाहता है कि इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लगेंगे। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब देखते हैं कि क्या चेंजिंग डायनेमिक्स है डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन का हमारे और रशिया के बीच में। तो ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम है ना, इससे हमारी रिलेशन काफ़ी अच्छा बेटर हो पाई है, क्योंकि हम लोग यूएस की बात नहीं माने और रशिया को फेवर किए। जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है उस तरीके से, क्योंकि आज की डेट में आप देखो कि वर्ल्ड पावर अगर हम लोग इस डिफेंस सेक्टर में देखें तो यूएसए और चाइना है, तो हमें भी उनको टैकल करना है। तो इसलिए हम लोग जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रही है उस तरीके से हम लोग भी चेंज होना चाह रहे हैं। जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी है यहाँ पे। इंडो पैसिफिक रीजन देखें तो इंडिया के द्वारा क्वाड साइन किया गया है, और जो क्वेश्चन पूछी थी उसकी आंसर यही है। क्वाड में आप देखो कि इंडिया के अलावा जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया है। यूरेशियन रीजन भी है। अभी हम लोग देखें कि काफ़ी ज़्यादा यूरेशियन रीजन जो है ग्रोथ हो रहा है इसमें, और चाइनीज़ की जो ग्रोथ है उसको कर्व करने का भी कोशिश किया जा रहा है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप देखें तो हमारा जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स और डीपर भी है। 2014 में इंडिया और चाइना के द्वारा आप देखो कि $400 बिलियन जो है बिलियन डॉलर का गैस डील हुआ है। उसके बाद आप देखो इसी तरीके का जो ट्रेड है वो इंडिया यूएस के बीच में 2020-21 में हुआ है, जो कि $80 बिलियन तक का है, और ये एफडीआई का आप देखो तो $13 बिलियन तक का है। उसके बाद अगर आप देखो तो मॉडर्नाइजेशन विद डाइवर्सिटी है, कि जिस तरीके से हम लोग डिफरेंट क्षेत्र में, जैसे सोवियत एरा से लेकर आप देखो कि रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट है, तो इंडिया की जो अपनी डिफेंस परचेज़ है ना उसको दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी एक्सपेंड करना चाहिए, और किया भी गया है। जैसे फ्रांस, इजराइल, यूएसए है आज के डेट में। तो 2016 से 20 के बीच में देखोगे तो रशिया में 49% जो है इंडियन आर्म्स परचेज़ किया गया। वहीं अगर 2011-15 में देखोगे तो हम लोग 70% तक जो है परचेज़ करते थे। तो रशिया से मात्र अकेले ही 70% परचेज़ करते थे, बट आज के डेट में आप देखो ये घट के 49% हो गया, क्योंकि हम लोग डाइवर्सिफाई किए, सिर्फ रशिया पे ही डिपेंडेंट नहीं है। हम लोग इजराइल, फ्रांस, यूएसए से भी डिफेंस परचेज़ करते हैं। ओके, वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि जो कॉमन इंटरेस्ट का न्यू थ्रेट है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ रीजनल इश्यूज़ है जो कि यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि यूरेशियन रीजन है, आर्कटिक रीजन है, अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है, तो ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जो डिफेंस कॉपरेशन है, मेक इन इंडिया के थ्रू हम लोग को इसको अपग्रेड करना होगा। जो जॉइंट डेवलपमेंट है, कॉपरेशन है वेपन्स की, उन्हें हम लोग को प्रमोट करना होगा। साथ ही जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट की भी हमें ज़रूरत है। रिलेशनशिप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जो रिलेशनशिप है दो नेशन के बीच में, उसको यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट से एलिवेट करके हमें ग्रेटर कोऑपरेशन करनी है प्राइवेट सेक्टर्स में, तो इससे हम लोग ट्रेड डाइवर्सिटी कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। यहाँ पे हम लोग देखें कि इंडिया में रशिया की मिलिट्री कोऑपरेशन, क्योंकि अभी 21st सबमिट हुई है हमारे बीच में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को के डील को लेकर, तो इस एग्रीमेंट में क्या क्या आउटपुट निकला इससे हमें देखें, और हमारा और रशिया के बीच में डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन कैसी है ये याद हम लोग ताज़ा कर लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि काटसा एक्ट की जो यहाँ पे प्रोविज़न दी गई है, इससे ध्यान रखना है कि 3 कंट्री के भी ऊपर जो है यूएस के द्वारा सैंक्शन लगाई गई है, दैट इज़ रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। अगर इन तीनों देश के साथ भी अगर कोई अदर कंट्रीज़ ट्रेड करते तो उनके ऊपर भी ऑटोमेटिकली सैंक्शन लग जाएगी। ओके, सैंक्शन कहने का मतलब है कि आप जो है ट्रेड नहीं कर सकते, खुल के नहीं कर सकते, बहुत सारे क्लॉज होते हैं उसमें। अब आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 87,000 यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स जो है, इससे ज़्यादा आज की डेट में ग्रेटर थ्रेट्स ये फेस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट का। तो चैलेंजेस क्या है इस कॉन्फ्लिक्ट की, जो कहा जा रहा है कि सॉल्व करना है पीस कीपिंग का। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है ये मल्टीपल फोर्सेज से अराइज हो रही है। इतनिक टेंशन से आपको देखने को मिलेगा। इम्पैक्ट है कुछ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, जो कि इलीगल एक्सप्लॉइट करते हैं, गलत तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, टेररिज्म बढ़ाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट आपको मल्टी लेयर्ड देखने को मिलेगा, ना सिर्फ लोकल और नेशनल बल्कि रीजनल और ग्लोबल भी यहाँ पे आपका जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन्हांसर देखने को मिलेगा। आज की डेट में आप सबसे ज़्यादा जो भड़काऊ मैसेज देखते हो वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में है। एक सेकंड में जो है ये आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाता है, और फेक न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से वायरल होते हैं, जिसमें कि लोगों में जो है डिससेटिस्फैक्शन, हार्मनी जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रही है। पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इन्वायरमेंटल डेटरॉइट हो रहे हैं। स्टेप्स अगर हम लोग देखें कि कैसे जो है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मोर इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है,
तो हम लोग को मेडिकल सपोर्ट इम्प्रूव करना होगा, इक्विपमेंट इम्प्रूव करनी होगी, जिससे कि हम लोग पीस कीपर्स को ज़्यादा निम्बल, मोबाइल, रिएक्टिव बना सके। साथ ही नंबर ऑफ़ वुमेन जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस में है उनको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जो है पीस कीपिंग में आए, वो मोर इफेक्टिव हो सके। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। सो ये सारे स्टेप्स है जो कि लेने की ज़रूरत है। पीस कीपिंग के बारे में देखें तो पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो है ये मैंडेट किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। इनके जो ट्रूप्स और पुलिस है वो यहाँ पे मेंबर स्टेट के द्वारा कंट्रीब्यूट किए गए और इनको 3 बेसिक प्रिंसिपल में गाइड किया जाता है, जैसे कि कंसेंट है, पार्टीज़ की कंसेंट लेना है, इम्पार्शलिटी है, किसी का साथ मतलब कि इस तरीके से नहीं देना, अनफेयर मीन से नहीं देना है, नॉन यूज़ ऑफ फोर्स है कि फोर्स को जो है इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पे इंडिया और यूएसए जो है एग्री हुए ट्रांसनेशनल अप्रोच ऑन इक्वलाइजेशन लिवाई। तो दोनों कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे एक पैक्ट साइन किया गया है इक्वलाइजेशन लिवाई, जिसे हम लोग डिजिटल टैक्स भी कहते हैं। तो सेटलमेंट है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे अमेज़न है, गूगल है, जो कि आज की डेट में भारी मात्रा में इनका उपयोग हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये टैक्स नहीं देते हैं, हमारे देश में भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट ये टैक्स डिजिटल टैक्स नहीं देते। इसी की वजह से हम और यूएसए जो है मिलकर इस तरीके का एक ट्रांजिशनल जो अप्रोच है उसको हम लोग साइन किए। अक्टूबर में अगर 2021 में देखें तो 136 कंट्री है, जिसमें इंडिया भी है, जिनके द्वारा ग्लोबल जो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है वो फिक्स करने की बात की गई है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में 15% होनी चाहिए। इट मीन्स कि कोई भी टैक्स हेवन कंट्रीज़ ना हो, कोई भी ऐसी कंट्री ना हो जिसमें कि कॉर्पोरेट टैक्स मिनिमम हो। तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट इरोजन और आपका बेस इरोजन और प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शिफ्टिंग होती है। बेस जो होता है कंट्री का वो कंपनी का वो इरोड होता है, और जहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट मिलती है जैसे टैक्स हेवन कंट्रीज़ में, या फिर मिनिमम अगर टैक्स पे करना है तो वहाँ पे वो अपनी कंपनी को शिफ्ट कर देती है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। इसके फलस्वरूप यहाँ पे कहा गया था कि एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% की यहाँ पे फिक्स होनी चाहिए। साथ ही इस डील में ये भी कहा गया था कि कंट्रीज़ को जितने भी डिजिटल सर्विस टैक्स है उसको रिमूव करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग इंडिया यूएस की पैक्ट के हिसाब से देखें तो इंडिया जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू करेगा कि जो इक्वलाइजेशन लिवाई है वो हम लोग जो है 2024 तक लगाएंगे, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पिलर 1 तक होगा, जो भी यहाँ पे अर्लियर हो जाए। बट आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी पूरी आर्टिकल कंप्लीट होती है इंटरनेशनल रिलेशन की। तो ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करना ना भूलें, एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।